तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 52, chapter number 11, class 8 general science. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे उन्हें आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। इसका बेनिफिट आपको ही होगा कि जब आप स्कूल या पेपर्स की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये तमाम तालीमी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है, जहाँ से आज से ही ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर सकते हैं। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 52 चैप्टर नंबर 11 हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी। तो लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका देख रहे थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किस तरह कर सकते हैं ऑन कमर्शियल स्केल पे भी। कल हमने वो के कोयला जलाकर जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो मैकेनिज्म था वो भी देखा था। और उसके अलावा जो हम झील के पानी या उसके जरिए भी हम जो फ्लो होता है वाटर के उसके जरिए भी हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक बाईसाइकिल की हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी देखी थी। तो आज है कि एनर्जी सोर्सेस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कि कौन से एनर्जी सोर्सेज हैं, क्या कितने एनर्जी सोर्सेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली जनरेटेड बाय मैकेनिकल जनरेटर्स, कि हम ये नहीं है कि टरबाइन को जलाकर ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते। तो वो क्योंकि मैकेनिकल मेथड है, वहां पर मैकेनिकल फोर्स यूज होती है कि जब आप टरबाइन को चलाएंगे तो वो जनरेटर चलेगा ना, वो जो हम रोटर की बात कर रहे थे। तो कहता है इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट ओनली जनरेटेड बाय मैकेनिकल जनरेटर्स, कि सिर्फ मैकेनिकल जनरेटर से हम बिजली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वो मैकेनिकल जनरेटर से, बट देयर आर सम अदर वेज। वो कहता है दूसरे भी कुछ तरीके हैं एज वेल एज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, but due to continuous increase in prices of gas, oil and coal of the cost of electricity is becoming unaffordable for people। तो वो कहता है कि अब जैसे आपको पता है गैस होगी, ऑयल हो गया और कोयला, इसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। जाहिर सी बात है जब इनकी लागत में हम ज्यादा पैसे लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा पैसा, तो हमें क्या होगा, इंतजाम बिजली महंगी मिलेगी जो कि हमारे लिए मुश्किल होगा। तो कहता है साइंटिस्ट आर नाउ सर्चिंग, तो साइंटिस्ट ऐसा सोच रहे हैं कोई ऐसा तरीका हो जहां पर बिजली हमें मिले लेकिन वो महंगी ना हो, सस्ती बिजली। तो साइंटिस्ट आर नाउ सर्चिंग द मोस्ट चीपर वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो साइंसदान कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका निकले कि हमें बिजली सस्ती में मिले। सोर्सेज यूज मोस्ट ऑफन इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब कौन कौन से सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, वो है सोलर, न्यूक्लियर। सोलर ये सूरज की रोशनी से, आपको सोलर पैनल्स वगैरह आपको तो पता होगा कि आजकल हम सोलर पैनल्स के जरिए बिजली क्या कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। न्यूक्लियर हो गई जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए हमें बिजली प्रोड्यूस होती है। विंड एनर्जी, ठीक है, ये विंड एनर्जी आपको इस तरह के बड़े बड़े पंखे टाइप के नजर आते हैं, ये जो विंड के जरिए ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह बायोमास एनर्जी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो 3-4 मेथड है कि हम बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं कोयला गैस से हटकर, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड या वे सोलर एनर्जी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी इज यूज, जो सोलर एनर्जी यूज होती है थ्रू सोलर पैनल्स के जरिए, which are an interconnected assembly of photovoltaic cells that produce electricity। वो कहते हैं सोलर एनर्जी इज यूज होती है थ्रू सोलर पैनल्स के जरिए, which are the पैनल के है जो इसका जो सोर्स है वो हम यूज कर सकते हैं। तो हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि जो सोलर एनर्जी है वो
सोलर पैनल्स के थ्रू वो इंट्रैप करते हैं वो एनर्जी, हीट एनर्जी, फिर उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इस तरह फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कहते हैं वोल्टेक सेल दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द ब्राइटर सनलाइट। तो ड्यूरिंग डे टाइम दिस इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड डायरेक्टली टू रन अप्लायंसेस। अब डे टाइम में तो हमें पता है सूरज की रोशनी होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ये इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज जो सूरज की रोशनी को जस्ट करके वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन बी आल्सो स्टोर्ड इन बैटरी। लेकिन रात के टाइम पे जो सूरज की रोशनी नहीं होती तो हम उस एनर्जी को रात के टाइम के लिए भी स्टोर कर सकते हैं बैटरीज के लिए, बैटरीज में फॉर यूज ड्यूरिंग नाइट के लिए। सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इस इलेक्ट्रिसिटी का एक तो फायदा है कि इन्वायरमेंटल है, मतलब ना धुआं ना मतलब कोई बर्निंग का कोई प्रोसेस है इसके अंदर। ये कुदरती रोशनी सूरज की रोशनी को एंट्रैप करके उसको ट्रैप करके उस हीट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है वो कहता है द ट्रेंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय सोलर पैनल्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब आप कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की शॉप पर जाए तो आपको बड़े बड़े पैनल्स उनकी शॉप के बाहर मिलेंगे। तो इसका मतलब है ये ट्रेंड अच्छा चलता आ रहा है कि हमें सोलर एनर्जी का पैनल्स के जरिए भी इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, जो कि कदरे सस्ती भी है और पोल्यूशन फ्री भी है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ ट्रेडिशनल थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, बानिस्बत जो हम बिजली पानी से या कोयले से जो बिजली हासिल कर रहे हैं तो उसके बानिस्बत ये सस्ती भी है और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। सोलर एनर्जी हम यूज इस तरह करते हैं। तो ये सोलर एनर्जी डायग्राम है। तो जैसे सोलर की रेडिएशन है वो आती है, इस पे अब्सॉर्ब होती है सोलर पैनल पे, फिर ये कनेक्टेड होता है बैटरी के साथ, या हम इसको डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ सेल वगैरह यूज करके, तो जिसके जरिए हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है वो है विंड एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हवा के जरिए हम हासिल कर सके, हवा को यूटिलाइज करके उसके जरिए हम बिजली प्रोड्यूस कर सके। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, विंड की काइनेटिक एनर्जी है। विंड आपको पता है कि हवा जब चल रही है तो एनर्जी है उसके अंदर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इन कोस्टल एरियाज, ऐसे एरियाज हम इसको सिलेक्ट करते हैं जहां पर हवा ज्यादा चलती है, स्पीड से चलती है, तो जाहिर सी बात है स्पीड से चलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो वो एनर्जी हम उसको ट्रैप करते हैं और इज यूज्ड टू टर्न ह्यूज ब्लेड्स माउंटेड ऑन हाई पोल्स। तो वो क्या करता है कि ये कोस्टल एरिया इज यूज्ड टू टर्न हाई ह्यूज ब्लेड्स, ये जो ये ब्लेड्स होते हैं इतने बड़े बड़े, इनको माउंटेड ऑन हाई पोल्स के इसको रोटेट करवाती है वो विंड एनर्जी। ठीक है, टर्निंग ब्लेड्स रन द जनरेटर। अब ये जो ब्लेड्स है ये मूव करेंगे तो क्या होगा, ये जनरेटर को मूव कर, उसमें जनरेटर के साथ ये कनेक्टेड होते हैं जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ना फ्यूल यूज हो रहा है ना कोई कोयला यूज हो रहा है, ठीक है, और नेचुरल गैस वगैरह कुछ यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ जस्ट हम हवा के जरिए इस बड़े बड़े पोल्स के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये आपने बड़े बड़े कंट्रीज इसको बड़े बड़े जहाँ पर एरिया पर लगा दिया जाता है जहाँ पर हवा ज्यादा उस पर चल रही होती है। तो जैसे हवा चलती है तो ये ब्लेड को मूव करते हैं, ठीक है, ये ब्लेड मूव, ये कनेक्टेड होते हैं जनरेटर के साथ, तो इस तरह हम बिजली इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। When nuclei of heavy elements are broken by a special process called fission। फिशन में ये होता है कि एलिमेंट्स होते हैं ना, तो हैवी एलिमेंट्स को उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल एलिमेंट्स के अंदर, तो उसके नतीजे में क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी जो रिलीज हुई है उसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। a large amount of heat energy क्या होती है, रिलीज होती है। यानी जब हैवी एलिमेंट्स को आप तोड़ोगे, आर ब्रोकन डाउन, एलिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन या ब्रेक करोगे तो उसके नतीजे में वो पीसेस में कन्वर्ट होगा, स्मॉल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा। जब स्मॉल एलिमेंट्स में कन्वर्ट होगा तो एक हाई एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज होगी। दिस हीट इज यूज्ड टू मेक स्टीम।
अब यही हीट जब प्रोड्यूस होगी तो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को बॉईल कर सकते हैं, हम स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टीम प्रोड्यूस के बाद क्या होगा, वो स्टीम प्रोड्यूस होकर वो दोबारा वैसे ही मेथड करेगी, यूज होगा कि टरबाइन को चलाएगी। टरबाइन क्योंकि कनेक्टेड है जनरेटर के साथ, जनरेटर है तो वो रोटर को रोटेट करेगा और उसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। तो हम कोयला या गैस को जलाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से हीट हासिल कर सकते हैं। अब वो हीट क्या काम करेगी, वो स्टीम बनाने में हेल्प करेगी। अब जैसे वो हीट इतनी ज्यादा होगी कि वाटर बॉईल होगा और वो स्टीम बन जाएगा। स्टीम कनेक्टेड होगी टरबाइन के साथ, जो टरबाइन को रोटेट करेगी। ये मेथड वही है एक्चुअली, हम मेथड्स काम वही करता है और उसका प्रोसीजर है, सिर्फ सोर्सेज हम डिफरेंट कर रहे हैं। हम यहाँ कोयला यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ गैस यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए हीट यूज कर रहे हैं। तो हम सोर्सेज हमने देखना है कि हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना कि हम एक ही सोर्सेज पे रहें कि कोयला जलाने से या वाटर के यूज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक डायग्राम में आपकी बुक में दी हुई है 154 पर कि हम किस तरह इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये देखो, ये रिएक्टर है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, फिशन रिएक्शन हो रहा है, एलिमेंट से वो ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। अब वहां से जो भी हीट रिलीज होगी, तो ये पंप है, इसके जरिए, ठीक है, ये वाटर को क्या करेगा, ये वाटर को क्या करेगा, ये अब उसको बॉयल करेगा। बॉयल जो स्टीम होगी वो इधर जाएगी टरबाइन पे, टरबाइन इसको क्या कि जनरेटर के साथ कनेक्टेड है और इस तरह हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होगी। अब आते हैं कि ये तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब है कि प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉब्लम्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो ये कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर। तो पहला है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स है आर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ प्रॉब्लम्स हमने यहाँ दी कि इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर लें, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो हमें जो फेस करना पड़ता है। तो कौन से हो सकते हैं, पहला है hydroelectric power is one of the commonly used method of producing electricity। यानी पानी के जरिए जो हम बिजली पैदा करते हैं वो कॉमनली मेथड है। इट इज cheapest way of getting electricity। ये सस्ता तरीन ये वे है, बट सम प्रॉब्लम्स आर देयर इन दिस मेथड। लेकिन वो कहता है इस मेथड में कुछ मसाइल हैं। फॉर द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। डैम्स का आपने सुना होगा वर्ड, डैम्स हम इसलिए बनाते हैं जहाँ पानी का जखीरा कर सके। उसी पानी का जखीरा करके फिर हम हाइट से पानी को क्या करते हैं, फॉल करवाते हैं, जो कि टरबाइन से कनेक्टेड है और वो टरबाइन को रोटेट करता है, ठीक है। तो कहता है जब पावर जनरेशन डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड, the water table in the nearby areas of dam rises, which causes waterlogging and land becomes uncultivable। तो एक प्रॉब्लम ये कि डैम्स तो हम बनाते हैं, लेकिन उसका भी एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि कहता है जो वाटर टेबल है, जो हमारे अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल है, वो इन नियर बाय एरियाज ऑफ डैम वो क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, उनका जो लेवल है वो राइज हो जाता है ज्यादा, which causes waterlogging and land becomes uncultivable। तो वो इतना वाटर लॉगिंग हो जाती है कि नमी ज्यादा होती है और वहां पर आप कपास या कोई भी जो फसल वो काश्त नहीं कर पाते। इन विंटर, सर्दियों में, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, जब वाटर की कमी होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी जनरेटेड ऑन लार्ज स्केल। मौसम गर्मा में तो बारिशें होती हैं ये, उसके जरिए वो डैम्स के अंदर वाटर की जो कैपेसिटी है वो बरकरार रहती है। लेकिन वो कहता है विंटर के अंदर डैम्स में वाटर की जो शॉर्टेज है कम हो जाती है, तो जिसके नतीजे में हम वाटर लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस नहीं कर सकते। Moreover, the population of area is shifted to some other places if a dam is to be constructed in that area। और एक और रीजन है कि हम डैम अगर जिस एरिया में बना रहे हैं तो वहाँ की जो आबादी है उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना जरूरी है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है वो जो रिहायशी है वो ना माने और हमारा जो कंस्ट्रक्शन डैम वो भी क्या हो जाए, रिस्क पर आ जाए। तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी पड़ती है। ये
सेकंड प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन बाय थर्मल एनर्जी नीड फॉसिल फ्यूल, कि जो जलाने का आप ये वो कर लें थर्मल एनर्जी, जहाँ पर फॉसिल ऑयल गैस को जलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये ऐसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है कि अगर एक बार कोयला आपने ज्यादा सारा यूज कर लिया तो वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता कुदरती तौर पर, जिसकी जो उसकी मिकदार है वो उतनी ही रहेगी। तो ऐसे सोर्सेज जिसको आप दोबारा प्रोड्यूस ना कर सकें, जैसे कोयला हो गया, गैस आप दोबारा प्रोड्यूस ना कर सकें, तो वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। दैट इज व्हाई आर रनिंग शॉर्ट डे बाय डे। अब हम कोयला का इस्तेमाल ज्यादा किए, दिन ब दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसी तरह गैस का इस्तेमाल ज्यादा, तो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं, हमारी वो जो गैस की शॉर्टेज कम होती जा रही है। तो वो कहता है ये सबसे बड़ा मसला है, हम उनका जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो हमारे जो कम होती जाती है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि उन रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करें और कोई और ऐसे रिसोर्सेज यूज करें जिससे एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, ताकि अगर ये एक बार खत्म हो गए, कोयला एंड गैस ये दुनिया से खत्म हो गया, तो फिर वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो तीसरा प्रॉब्लम है मैनी एडवांस कंट्रीज आर न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्रोडक्शन। अब न्यूक्लियर एनर्जी से हम अगर बिजली पैदा कर लें तो क्या होगा? ऑल्दो इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव नहीं है, बट समटाइम इट बिकम्स वेरी रिस्की। समटाइम इतना रिस्की हो जाता है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये जो रिएक्टर है ना, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे थे उसको कंट्रोल करना समटाइम मुश्किल हो जाता है। द डेंजर ऑफ हार्मफुल रेडिएशन लीकेज, फिर ये भी होता है कि जो उससे रेडिएशन रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, वो भी क्या होती है? हार्मफुल होती है। Another problem with this method is the proper disposal of waste material which is harmful. तो अगर जो वेस्ट मटेरियल इससे बचता है उसका अगर सही तरह डिस्पोज नहीं किया जाए, सही तरह उसको ठिकाने ना लगाया जाए, तो क्या हो सकता है कि वो सेहत के लिए और हमारे पोल्यूशन एनवायरनमेंट के लिए उसको पोल्यूट कर सकता है, जो कि ठीक नहीं। और सोलर की अगर बात करें, solar power is becoming very popular these days. Solar energy is renewable source of energy. इसका हम renewable source of energy है and is available to everyone free of cost. अब सूरज की रोशनी हर किसी के पास अवेलेबल है, हर किसी को मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी चार्जिंग। Production of electricity by using solar energy is safe and causes no pollution. चलो ये सेफ भी है और पोल्यूशन भी काज नहीं करती, बट स्टिल has certain problem, लेकिन उसके फिर भी कुछ प्रॉब्लम जरूर हैं। The major problem is the high initial cost of solar panels and storage batteries. इसका सबसे बड़ा मसला है कि बड़े उसकी ज्यादा कॉस्ट लगती है जो सोलर पैनल्स को बनाने के लिए, फिर उसके बाद हमें बैटरीज चाहिए। हमें पता है ना कि दिन में तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसको एज ए बिजली, लेकिन रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमें बैटरी स्टोरेज बैटरीज चाहिए जो रात में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे बड़ा मसला इसका हो गया इनिशियल कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल। सोलर पैनल्स को बनाने के लिए इसकी जो कॉस्ट चाहिए वो ज्यादा होती है और स्टोरेज बैटरीज में भी हमें ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। पांचवा प्रॉब्लम है, यानी हर चीज का कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, तो अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाएं और तो फिर तो ये बैलेंस क्रिएट रहेगा। विंड एनर्जी इज आल्सो अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी आपको भी मिल रही होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस पोल्यूशन, अब ये पोल्यूशन भी क्या करता है? प्रोड्यूस नहीं करता। तो अब क्या होगा? पेज नंबर 155, द इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई। आप ऐसे ही ये जो बड़े बड़े जो हमने टरबाइन वो जो देखे थे, बड़े बड़े पंखे कह रहे हैं, वो उनको बनाने के लिए भी ज्यादा कॉस्ट चाहिए, ये कम पैसों, इसका इनिशियली इतना महंगा होता है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। मोर ओवर द विंड फार्म्स कवर लार्ज एरियाज ऑफ एक्सपेंसिव लैंड एंड आर वेरी नॉइसी। और इसका सबसे बड़ा यह है कि जितने बड़े बड़े होंगे उतना ज्यादा शोर होगा। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पंखे जब वो हवा से रोटेट करेंगे तो उनका शोर ज्यादा होता है, तो वो कहता है ये भी इनके प्रॉब्लम। अब है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की तरफ आते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हम यूज कर रहे हैं। तो वी आर लिविंग इन इलेक्ट्रॉनिक एज।
कि हम इलेक्ट्रॉनिक एज में हम रह रहे हैं। उनका जो हमारा मॉडर्न दौर है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का है। आपके पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर चीज मौजूद है। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, एम्पलीफायर, हाई-फाई साउंड सिस्टम, वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल फोन्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं। दे आर they use electricity, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं to perform their functions like processing input data and obtaining alternate। अब वो कहते हैं ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। they use electricity to perform their function like processing input data and obtaining, altering, transmitting or storing information। अब वो इनपुट जो हम दी जाती है उसको प्रोसेस करने के लिए, आउटपुट देने के लिए और एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन के लिए तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। ऑल दिस फंक्शन आर डन बाय कंट्रोलिंग द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किस वजह से हुआ? ऑल दिस फंक्शन आर डन, ये इस वजह से हुआ है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को कंट्रोल किया, हम इसके कंट्रोल की वजह से ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बना सकें। The branch of physics, ये डेफिनेशन इसे याद रखनी है आपने। The branch of physics, के फिजिक्स की वो ब्रांच that concerns with the behavior and control of motion of electrons, यानी ऐसी फिजिक्स की ब्रांच that concerns with the behavior, जो behavior से कंसर्न हो जिसका, and control of motion of electron, और इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल कर सके, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे आपको क्या क्या मिलता है? एलईडीज मिलती हैं, रेफ्रिजरेटर्स मिलते हैं, एयर कंडीशनर्स मिलते हैं। तो वहाँ ये कौन सी ब्रांच होती है? ये ऐसी ब्रांच होती है जो बिहेवियर और कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन। अब है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो यूज करता है शॉर्ट पल्सेस इलेक्ट्रिक करंट टू कैरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है या सिस्टम है ये शॉर्ट पल्सेस यूज करता है इलेक्ट्रिक करंट की टू कैरी इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा सिग्नल्स की फॉर्म के अंदर होते थे ना, सिग्नल्स नहीं आ रहे इस नेटवर्क के इसके, तो वो सिग्नल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है। लेटर ऑन दिस सिग्नल्स कैन चेंज इनटू साउंड। अब जो आप कॉल कर रहे हैं दूसरे को कॉल कर रहे हैं और वो आउट ऑफ सिटी है, ठीक है, तो आप जब कॉल कर रहे हैं तो आपके जो साउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप वो सिग्नल से एक जगह से दूसरे टावर की तरफ मूव करेंगे। अब जब उस जिसको आप कॉल कर रहे हैं उसकी तरफ वो सिग्नल्स जाएंगे तो फिर वो क्या कहते हैं? मोबाइल फोन, अब वो सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? साउंड में। इस तरह आप वो शख्स आपकी आवाज सुन सकता है। तो लेकिन ये जो आपकी बात करते हैं जो भी इस सिग्नल्स के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं पिक्चर्स इनटू अदर info। A well known example of electronic system is television। अब टेलीविजन हर किसी के घर में है, तो ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के। Without going through the details of internal working of the different parts, we can describe this function by block diagram। एक एरियल होता है, एक ट्यूनिंग जिसे हम ट्यूनर कहते हैं, उसके बाद एक वीएन डिकोडर होता है। ये पूरा सिस्टम है कि किस तरह टीवी पे पिक्चर आती है आपके पास। ऑडियो डिकोडर होता है जो ऑडियो को डिकोड करता है कि ऑडियो आ रही है तो वो ऑडियो को डिकोड करेगा, वीडियो तो वीडियो। उसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई में वीएन एम्पलीफायर होता है, एक ऑडियो एम्पलीफायर होता है कि जो ऑडियो आई है उसको एम्पलीफाई करे, उसकी जो सिग्नल्स है उसको एम्पलीफाई ज्यादा करे। उसके बाद वीएन एम्पलीफायर पिक्चर ट्यूब के अंदर चली जाती है, पिक्चर ट्यूब में जाके वो पिक्चर आ जाती है। फिर स्पीकर लगे होते हैं टीवी में, वहां से हमें आवाज आती है। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है कि जब टीवी पर आप घर बैठे न्यूज देख रहे हैं, आप कार्टून देख रहे हैं और गेम्स और क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो वो किस तरह आपके टीवी पर आते हैं। तो ये पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसके के जरिए आपकी तरफ आता है। The following steps will explain how this system operates। बताइए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है आपको बताएंगे किस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो ऑपरेट करता है। नंबर 1, अ कैमरा कन्वर्ट्स पिक्चर। एक कैमरा होता है वो कन्वर्ट करता है पिक्चर, एंड अ माइक्रोफोन होगा वो आवाज को कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल एट द टीवी स्टेशन।
जो टीवी स्टेशन होता है वहाँ पे कैमरा पिक्चर को कन्वर्ट करता है और जो माइक्रोफोन है वो साउंड को कन्वर्ट करता है। These signals are mixed with carrier waves. ये जो सिग्नल्स है अब जो वेव्स है जो लेके जाने उनके साथ मिक्स कर देते हैं एंड आर ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमीटर, एंटीना और केबल। एंटीना लगा होता है, आप केबल जहाँ से ले रहे होते हैं, केबल की जो तार आकर तो वहां से वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल। सिग्नल्स आर रिसीव्ड बाय टीवी। अब वो सिग्नल्स आ जाते हैं टीवी पर इन द फॉर्म ऑफ वीक अल्टरनेटिंग करंट। किस फॉर्म में आते हैं? वीक एसी, वीक एसी यानी वीक अल्टरनेटिंग करंट। These signals are amplified। फिर उन सिग्नल्स को हम क्या करते हैं? एम्पलीफाइड। ये टीवी में लगा होता है by the amplifier already installed in TV। टीवी के अंदर वो पहले से ही इंस्टॉल होता है, तो वो वीक सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है और फिर वो उसको बढ़ाता है उन सिग्नल्स की स्ट्रेंथ को। This circuit inside the TV separates video and audio signal। अभी हमने कहा ना वीडियो को अलग कर देगा, ऑडियो को अलग। तो टीवी के अंदर पहले से सर्किट मौजूद होता है जो वीडियो को अलग कर देता है और ऑडियो को अलग अलग कर देता है, उनको रीड करता है। वीडियो सिग्नल्स गो टू द पिक्चर ट्यूब। वीडियो सिग्नल जाएंगे पिक्चर ट्यूब की तरफ एंड दैट डिस्प्ले मोशन पिक्चर ऑन द स्क्रीन। ऑडियो सिग्नल्स गो टू द स्पीकर। ऑडियो सिग्नल जाएंगे स्पीकर की तरफ एंड दैट कन्वर्ट्स देम बैक इनटू, जो उसको साउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब ये दोनों सिंक्रोनाइजेशन होते हैं। ऑडियो कभी भी आपने ये देखा होगा कि वीडियो आ रही है तो उसका साउंड कुछ देर बाद आ रहा है, ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऐसे साथ चल रही होती है, सिंक्रोनाइजेशन, वीडियो और ऑडियो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के? तो जिसमें रेजिस्टर्स है, सेमीकंडक्टर डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़े होंगे, ट्रांजिस्टर आपके जो पंखा है, फैन, उसमें आप बताए इसका ट्रांजिस्टर चेंज कर दे, इसका रेजिस्टर। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। सिलिकॉन चिप्स है एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, आर सम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दोबारा देखो, रेजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन चिप्स, ये कंप्यूटर्स में भी लगी होती हैं जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में होते हैं, आर सम बेसिक कंपोनेंट ऑफ सिस्टम। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।